हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग सेज लॉ ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। देखिए, केन्स ने अपनी थ्योरी दी थी जिस वक्त ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था 30s के आसपास में। केन्स ने अपनी थ्योरी दी थी। उससे पहले जो भी थ्योरी हुआ करती थी, जो मेजर थिंकर्स थे केन्स से पहले, जब केन्स ने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी दी, इससे पहले के जितने थिंकर्स थे वो सब क्लासिकल व्यू पॉइंट ही रखा करते थे। यानी उनका सारा जो एक इकोनॉमिक्स की थिंकिंग थी वो क्लासिकल व्यूज पर ही थी। एटलीस्ट गुड टाइम्स के अंदर, जब इकोनॉमी अच्छे से चल रही है, यानी बहुत ज्यादा सीरियस क्राइसिस नहीं है, तो वो जो क्लासिकल व्यूज थे उन पर इकोनॉमी ठीक चलती थी और सारे के सारे थिंकर उसी पर काम किया करते थे। सिंपल एक बिजनेस साइकिल थी। वो कहते थे कि बिजनेस साइकिल है, चल रही है, एक फर्म है, फर्म खाना पीना दे रही है और ये जो हाउस होल्ड है ये उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं और इस तरीके से काम चल रहा है। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आई है, यानी साइकिल में कुछ इस डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, हट गया है, प्रॉब्लम है, तो वो कहते थे वो टेम्परेरी है और वो सेल्फ करेक्टिंग है। प्रॉब्लम आएगी और वो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो एक व्यू पॉइंट्स था, वो बेसिकली सेज लॉ ऑफ मार्केट उन्होंने अपने एक व्यू पॉइंट्स का फंडामेंटल बनाया था। यानी एक सेंट्रल प्रोपोजिशन उनका था, एक फंडामेंटल प्रोपोजिशन था जो था वो सेज लॉ ऑफ मार्केट था। उन्होंने कहा था कि यही जो सेज लॉ जो बता रहा है इकोनॉमी, इसके ऊपर ही चलती है। सेज लॉ बेसिकली इनका एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, इनका पूरा नाम था JB से। इन्होंने ये इस थ्योरी को बेसिकली एक सिस्टमैटिक फॉर्म दी थी। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप में से सबने ये स्टेटमेंट सुना होगा, क्योंकि ये BA के अंदर खासतौर से ये पूरा एक थ्योरी सेज लॉ की आती है। ये कहती है कि सप्लाई जो है, जो भी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट डिमांड अपने आप क्रिएट कर लेगी। यानी इनका कहने का मतलब है कि यहां ओवर प्रोडक्शन या एक्सेस सप्लाई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। ना ओवर प्रोडक्शन होगा ना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि जितनी सप्लाई आप करेंगे उतनी ही ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएगी। यहां एक एक्सचेंज इकोनॉमी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी हमने दिया और लिया, तो जो प्रोड्यूस हुआ वो ऑटोमेटिकली सप्लाई में जाएगा और जो सप्लाई में जाएगा उस सप्लाई को किसी ने क्रिएट किया होगा, सप्लाई को किसी ने किया होगा, उनको उसका पेमेंट मिलेगा और वो उसी प्रोडक्ट को जाकर खरीद लेंगे। ठीक है। इनका कहना यह था कि यहां पर जो जाहिर एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अगर आप इसको सेज लॉ को बार्टर सिस्टम में समझे तो आसानी में आगे अभी बताऊंगा। मैंने एक चीज प्रोड्यूस की, दूसरे ने प्रोड्यूस की, हमने एक्सचेंज कर ली। ना यहां ओवर प्रोडक्शन है, ना अनएम्प्लॉयमेंट है, ना कुछ है, सब चल रहा है। लेकिन यहां पर हम क्योंकि एक मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो यहां बहुत ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। काम हम वही कर रहे हैं, बस बीच में हम मनी को ले आए हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज ना करके मनी के जरिए उसको एक्सचेंज करते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो फैक्ट्री में जाएगा, कुछ प्रोड्यूस करेगा और वहां जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा वो बिकेगा। जो व्यक्ति उसको प्रोड्यूस करेगा उसको उसकी सैलरी मिलेगी और वो उससे उसको जाकर खरीद लेगा। ठीक है। किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो, वो अपनी डिमांड अपने आप क्रिएट कर लेता है। ठीक है। यही इस थ्योरी का बेसिकली एक मेन आइडिया है। कुछ भी चीज आप बनाइए, आप उसको दूसरे को दीजिए, दूसरा कुछ बनाएगा वो आपको दे देगा। ये ना ओवर प्रोडक्शन है और ना यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। जितनी फर्म्स के अंदर बन रहा है, फैक्ट्रीज के अंदर कुछ बन रहा है, सारा बिक तो रहा ही है ना। तो यहां पर एडिशनल प्रोडक्शन अगर होता है तो उतनी परचेजिंग पावर भी तो क्रिएट होती है और वो सप्लाई को एब्जॉर्ब। अगर मान लीजिए ओवर प्रोडक्शन हुआ, मतलब एक बात लॉजिकल है, समझने की भी कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सब ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर वो ओवर प्रोडक्शन हुआ तो जितना ओवर प्रोडक्शन किया गया है उस प्रोडक्शन को करने वाले की डिमांड भी तो उतनी ही होगी, उसको सैलरी भी तो उतनी मिली होगी, उसको पैसा भी तो उतना ही मिला होगा, उसी हिसाब से आगे मार्केट में डिमांड भी हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यहां कोई पॉसिबिलिटी है नहीं अनएम्प्लॉयमेंट की। सप्लाई जो अगर मान लीजिए बढ़ रही है तो उसके बराबर उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अच्छा, मैं बार्टर सिस्टम से आपको समझाऊं कि मेरे पास एक फील्ड है, मैंने एक इतनी बड़ी फील्ड ली है और उसको मैंने कल्टीवेट किया है।
ये मेरे पास एक फील्ड है और मैंने इसके अंदर वीट उगाए हैं, ठीक है, गेहूं मैंने इसके अंदर उगाए हैं। अब आप ये देखिए कि मैं जब वीट उगा रहा हूं तो मान लीजिए मुझे इतने वीट की जरूरत है अपनी फैमिली के लिए। ये पोर्शन ये ए है और ये बचा हुआ बी, ये पूरा बी है। ये बी मैंने प्रोड्यूस क्यों किया है, मुझे इसकी क्या जरूरत है बी की, क्योंकि मेरे घर की सारी चीजें, सारी जरूरियात, सारी नेसेसिटी खाली वीट से तो पूरी होंगी नहीं। बस वीट खाली इस्तेमाल होते रहे, घर में पहनना क्या है, कुछ और करना है, बच्चे शायद पढ़े भी तो उसके लिए भी चाहिए, बहुत सारी अलग अलग जरूरतें हैं, घर है, घर का किराया है, घर बनना है, कैसे हो वो होगा ये जो बी पार्ट है मेरे वीट का। मैं क्या करूंगा, सपोज कर लीजिए, एग्जांपल लीजिए, मुझे कपड़ा लेना है, क्लोथ। एक आदमी है वो क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब वो क्लोथ अपने लिए प्रोड्यूस करेगा थोड़े से अपनी अपनी फैमिली के लिए, और मान लीजिए वो उसने भी इतने सारे प्रोड्यूस किए, इतने उसको चाहिए थे। ए बी का क्या करेगा, वो बी वो किसी को देगा क्लोथ और उससे बाकी सामान लेगा। जितना उसको बाकी सामान चाहिए था उतना एडिशनल उसने प्रोड्यूस किया, इसको जितना बाकी कपड़े चाहिए थे प्रोड्यूस किया, इन्होंने इसको दिया, इन्होंने इसको दिया, और दोनों ने अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लिया। मैंने गेहूं इतने ही ज्यादा उगाए जितने कपड़े चाहिए थे, कपड़े वाले ने इतने ही ज्यादा कपड़े प्रोड्यूस किए जितने उसको गेहूं चाहिए थे। तो यहां तो आप देखिए, ना ये अनएम्प्लॉयड है ना ये अनएम्प्लॉयड, दोनों एम्प्लॉयड है, और दोनों ने जितनी सप्लाई की उसकी डिमांड अपने आप क्रिएट हो गई। यहां मैंने दो को लिया है। अब मान लीजिए, जाहिर है इसको कुछ और चाहिए था, ये तीसरी जगह चला गया, इसको सपोज कर लीजिए शूज चाहिए थे, ठीक है, इसने उससे शूज ले लिए, शूज वाले को वो चाहिए थे, क्लोथ ले लिए। इस तरीके से 3 में चल जाएगा, 4 में, 5 में, इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी इसी सिस्टम पर चलेगी। और यही क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फुल एम्प्लॉयमेंट का बेस है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है, यही बेस है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली जो हमारी सेविंग है वो भी एक अनदर फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग है। हम कह के चलते हैं ना कि भाई इसमें सिस्टम ये है कि आप जितनी इनकम है उतना स्पेंडिंग करें, तभी ये फार्मूला काम चलेगा। तो वो कहते हैं कि जो भी हमारी सेविंग है वो भी इन्वेस्ट हो जाती है। आप बैंक में रखें, कहीं पर रखते हैं आप पैसा, वो उसके लोन दे देती है गवर्नमेंट बैंक, तो उससे वो यूज हो जाता है। तो एक तरीके से जो आपकी सेविंग होती है वो भी दूसरी तरफ जाकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाती है। एक लार्ज पार्ट जो इनकम का होता है वो इस कंजम्पशन पर जाता है, और जो बची होती है वो किसी तरह से इन्वेस्ट हो जाती है। यही एक सिस्टम चलता है, यानी जितनी इनकम है वो पूरी की पूरी स्पेंड हो जाती है। एंड दिस इज द मेन अजम्पशन ऑफ द सेज लॉ। सेज लॉ का मेन अजम्पशन ही ये है कि आपकी जितनी इनकम है वो पूरी तरह स्पेंड होनी चाहिए। जो लोग ये कहें कि साहब सारी इनकम कैसे स्पेंड होगी, हम तो सेविंग भी कर रहे हैं, तो जो सेविंग होती है वो भी ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है। अलग अलग उसके बारे में बातें आई है। खैर, ये जो सेज लॉ है वे बेसिकली एक कंटिन्यूअस एक मोटिवेशन बना रहा जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, डेविड रिकार्डो से शुरू कीजिए और अब अल्फ्रेड मार्शल तक, सब लोग इसको फॉलो करते रहे और किसी ने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। सिर्फ माल्थ्यूस ने एक क्वेश्चन इसके अंदर उठाया था, माल्थ्यूस ने एक इसके अंदर थिया, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी लाने की भी कोशिश की। उन्होंने एक अपना आइडिया दिया जिसको थ्योरी ऑफ गिल्ट्स कहा गया। थ्योरी ऑफ गिल्ट्स बेसिकली कहते हैं एक्सेसिव सप्लाई, ज्यादा सप्लाई हो जाना, यानी आपकी डिमांड कम रह जाए, सप्लाई ज्यादा हो तो हम उसको गिल्ट कहते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर सेज लॉ की बात करें तो माल्थ्यूस ने भी कोई एक अल्टरनेटिव थ्योरी नहीं दी सेज लॉ की। उन्होंने कहा कि यह एक थ्योरी ऑफ गिल्ट है, ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, एक्सेस सप्लाई हो सकती है, लेकिन आप कहें कि साहब उन्होंने एक खासतौर से कोई थ्योरी बनाई जो इसके अगेंस्ट एक में काम किया, एक अल्टरनेट थी इसकी सेज लॉ की, तो ऐसी कोई थ्योरी उन्होंने भी नहीं बनाई है। उसके बाद न्यू क्लासिकल आयल जैसे मार्शल है, पीजो है, उन्होंने इस थ्योरी को एक लेटेस्ट और एक जो एक करंट फॉर्म है, यानी अब जाहिर हम लोग पैसा यूज कर रहे हैं ज्यादातर, उस फॉर्म के अंदर उन्होंने इसको समझा, लेटेस्ट फॉर्म के अंदर इसी को उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नेसेसरी परचेजिंग पावर इज जनरेटेड
विच एब्जॉर्ब द एडिशनल सप्लाई। जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसके अंदर एक एडिशनल परचेजिंग पावर जनरेट होती है, यानी हमने कुछ प्रोड्यूस किया, उसमें परचेजिंग पावर जनरेट होती है और वो परचेजिंग पावर उस सप्लाई को, जो एडिशनल सप्लाई है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यही सिस्टम है। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। सिंपल ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमने कहा कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, तो वो ज्यादा कैसे हो गई? अगर मैंने ज्यादा प्रोड्यूस किया है तो मुझे ज्यादा पैसे भी तो मिले हैं उसको प्रोड्यूस करने के, तो मेरी डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा हुआ तो मैं ज्यादा खरीद लूंगा, इसलिए ओवर प्रोडक्शन होना ही नहीं चाहिए। यही सेल्स लॉ का बेसिकली सिस्टम है। उन्होंने इसको कहा कि एक एक्सचेंज इकोनॉमी के अंदर, सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी के अंदर जो एक प्रोसेस है इक्विलिब्रियम का, वो हमेशा बना रहता है। उन्होंने बिजनेस साइकिल का इसमें वो एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा जो बिजनेस साइकिल होती है, सिंपल बिजनेस साइकिल जिसको हम कहते हैं, 2 सेक्टर होती है। मान लीजिए ये फर्म है और ये हमारी हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड को मैं शॉर्ट में HH लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारी साइकिल बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या है? फर्म जो है हाउस होल्ड को इनकम देती है, जो वो काम कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, उससे इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा, और उस पैसे से वो क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे, वो खरीद लेंगे। तो जितना मैंने काम किया उतना फर्म ने मुझे पैसा दिया, उतना मैंने कंज्यूम कर लिया। कंजम्पशन के लिए मैंने इन फर्म से खरीदा, यानी मैंने फर्म में काम किया, जितनी मुझे इनकम मिली उतने ही मेरा कंजम्पशन हो गया। जितना मैंने दिया, जितना मैंने काम किया, उतना मैंने खरीद लिया। तो ये बेसिकली ये इन्वेस्ट कर रही है, जो आप ले रहे हैं इसको, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये क्या है? ये सेविंग है आपकी। इसी तरीके से सिस्टम आपका चलता जाएगा। और अगर यहां सिस्टम चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट हो ही नहीं सकती आपकी। यहां हम मानते हैं कि ओवर प्रोडक्शन होगा, जर्नल ग्लट भी हो सकता है, सरप्लस और एक्सेस सप्लाई जिसको हम कह रहे हैं। ये मानते हुए भी कि जर्नल डिप्रेशन नहीं था, हम ये मानेंगे कि सब ये प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाएगी, न यहां पर ओवर प्रोडक्शन होगा। अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है, जिसने कहा कि सप्लाई जितनी भी होगी गुड्स और सर्विसेज की, वो अपने आप अपनी डिमांड को क्रिएट करती है। तभी ये सेंटेंस चला, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, अब हम इसके चलते चलते हम ये भी देख लें कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है। तो मैं टाइम बचाने के लिए इंप्लीकेशंस को लिख लेता हूं, लिख के फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम क्रिटिसिज्म को लिखूंगा और उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने इंप्लीकेशंस उतार लिए हैं यहां पर। मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इंप्लीकेशंस क्या है, क्या हमें लगता है कि ये सेल्स लॉ हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है, क्या अच्छी चीजें हैं इसके अंदर। देखिए, पहला इंप्लीकेशन इसका यही है कि ये जो है यहां पर ऑटोमेटिक अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है। यानी हम ये मानकर चलते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर हमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मिल जाता है। यानी शॉर्ट रन में इकोनॉमी, हमने माना कि सब इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट से हट जाती है शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन हम इंतजार करें, वो ऑटोमेटिकली अपने आप लॉन्ग रन में एडजस्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म, यानी हमने ये कहा ना कि ये सिस्टम जो है वो अपने आप एडजस्ट होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट अगर इसमें कोई रोल करने की कोशिश करेगी या कोई काम करेगी तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम को पैदा करेगी। और ये जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, ये बेसिकली सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगी। इसलिए जो सिस्टम है वो यही है कि गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल इंटरफेयर ना करे और ये मैकेनिज्म अपने आप सेल्फ एडजस्ट होगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है नो डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इस सेल्स लॉ का तो स्टेटमेंट ही है ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितनी हम सप्लाई देंगे उतनी डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर डिफिशियंसी होनी नहीं चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, नो प्रॉब्लम ऑफ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं है। जब ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं
तो जरूरत फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा नहीं। ओवर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? हम मान के चलते हैं साहब ओवर प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन रोकना पड़ रहा है, रोकने की वजह से जाहिर है जॉब चली जाएंगे, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो आपका उनके पास काम नहीं होगा, लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। जब हम इस इकोनॉमी के अंदर मानकर चल रहे हैं कि ओवर प्रोडक्शन है ही नहीं, तो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पांचवा है मनी हैज ओनली ए पैसिव रोल। आप ये मानिए कि यहां पर जो सप्लाई है वो अपने आप डिमांड को क्रिएट कर रही है ना, हम यानी यहां इकोनॉमी रियल टर्म में चल रही है, रियल फ्लो चल रहा है। यहां पर मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिए, फर्म ने मुझे खाना दिया, कंजम्पशन दिया, यहां पर मनी नहीं आ रही है बीच में। तो यानी मनी का बेसिकली जो काम है वो एक जस्ट एक तरीके से आप कहिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो सिर्फ मदद कर रही है एक दूसरे चीजों को एक्सचेंज करने में। मैंने चावल प्रोड्यूस किया, चावल प्रोड्यूस करने के बाद मुझे मान लीजिए पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट चाहिए और मुझे वहां वो प्रोडक्ट नहीं मिला, ठीक है, यानी अब मुझे एक चावल से मुझे कपड़े लेने हैं तो मुझे कपड़े वाला ही चाहिए ना जो चावल लेके कपड़े ले दे। अब कपड़े वाला है कह रहा है चावल नहीं लूंगा, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो यहां पर एक वो आ गया, पैसा आ गया कि साहब तुम अपने जो चावल है वो पैसे में कन्वर्ट कर लो और उस पैसे से तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो यहां पैसे का काम सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, काम वही है कि सप्लाई अपने आप डिमांड को क्रिएट कर रही है। बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, ये तो मैंने बताया कि जब यहां ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है इनके अंदर लेसेस फेयर पॉलिसी ली जाती है, और जब लेसेस फेयर पॉलिसी होगी तो इसका मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ट इन होती है और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी अपने ऑप्टिमाइजेशन पर पहुंच जाती है। लास्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए स्ट्रेटेजिक वेरिएबल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक वेरिएबल ले जाता है। हम जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इसको बढ़ाना घटाना है तब हम इंटरेस्ट रेट का यूज करते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। और उसकी वजह यह है क्योंकि इस थ्योरी के अंदर हम मानकर चलते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है, means there is an equality between the saving and investment which brought about the flexibility into flexibility of interest rate। तो यहां इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक वेरिएबल बन जाता है। जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जिसको सप्लाई को बढ़ाना घटाना तब हम इंटरेस्ट रेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली इंप्लीकेशंस हो गए। अब जाहिर है जितने इंप्लीकेशंस होते हैं उनके ऊपर फिर कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं कि साहब ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो कौन सी चीज इसमें काम की है कौन सी नहीं है। उसके लिए फिर हम लिमिटेशंस देखते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म के ये लिमिटेशंस देखिए, तो इसी तरीके से टाइम बचाने के लिए फिर मैं उनको लिख लेता हूं और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने क्रिटिसिज्म लिख ली है, अब मैं एक एक करके बताता हूं कि ये क्या क्रिटिसिज्म है, क्या मतलब है इनका। पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। केस ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड भी डिफिशिएंट हो सकती है, यानी एग्रीगेट डिमांड के अंदर डिफिशियंसी आ सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी इनकम अर्न की जाए, जितनी इनकम कमाई जाए वो सारी की सारी किसी न किसी चीज पर की परचेजिंग पर खर्च की जाए। कुछ लोग रख भी सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड की अगर आप बात करें तो उसके अंदर डिफिशियंसी हो सकती है, और इस लॉ के अंदर हम मान के चलते हैं कि यहां पर डिफिशियंसी नहीं है। दूसरी बात, प्रोलॉन्ग डिप्रेशन इज रियलिटी। हम ये कहकर चल रहे हैं कि साहब प्रॉब्लम थोड़ी देर को आएगी शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में वो अपने आप करेक्ट हो जाएगी। आप जाके पढ़िए 1929 से लेकर 1932 तक जबरदस्त डिप्रेशन था और इफेक्टिव डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, वैकेंसीज थी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो गई थी, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए चला था। तो लॉन्ग डिप्रेशन भी एक रियलिटी है। हम ये मान के चलते हैं यहां पर थ्योरी के हिसाब से कि शॉर्ट रन में आएगी कुछ दिन के लिए और अपने आप करेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए इस बेस के ऊपर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। तीसरी बात, फिलॉसफी ऑफ एग्रीगेशन। फिलॉसफी बेसिकली आप कहिए मिथ, जिसको हम कहते हैं कि साहब मान लीजिए, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। यहां क्या कहा गया है, सेल्स लॉ के अंदर एक जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है इंडिविजुअल फर्म पर, इंडस्ट्री के ऊपर, और वो ही फिर कहा जाता है कि पूरी इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये एक मिथ है, ये एक फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई फर्म कोई पर्टिकुलर काम कर रही है, उससे फायदा इकोनॉमी को नहीं है, तो ये चीज के साथ एक फर्म पर जो प्रिंसिपल काम करेगा वो इंडस्ट्री पे भी करेगा, पूरी इकोनॉमी पे करेगा। ये सिर्फ एक फिलॉसफी, एक मिथ है, ठीक है। चौथी बात, जो मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस इन दी इफिकेसी ऑफ वेज कट। हम ये मानकर चलते हैं ना कि सब वेज कट कर लिए और काम बन जाएगा।
आप अगर प्रोड्यूसर या एम्प्लॉयर की बात करें, उसके पास सिर्फ एक वेजेस ही कॉस्ट में थोड़ी आ रही है। हम ये कहें कि साहब उसकी कॉस्ट कट हो गई, खाली वेज नहीं है उसके पास तो बहुत सारी कॉस्ट और भी हैं। रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मशीन वगैरह उसको खरीदनी, बहुत सारी चीजें हैं। तो सिर्फ हम वेज से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर? तो आप खाली वेज कट से कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। पांचवी बात है रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक जो हमने माना कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी का जो एक अजम्पशन हम लेके चले इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सही नहीं है। होता क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में अगर इक्विलिब्रियम की बात करें कि एक इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में काम करता है, तो वो इंटरेस्ट रेट नहीं है बल्कि वो इनकम है। और हमने कहा कि इसको हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे इंटरेस्ट रेट को और इससे काम करेंगे, बल्कि वो इनकम है जो बेसिकली जो एक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला है प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली एलिमेंट। ये भी इसमें कहा गया, ये भी एक केन्स ने एक आइडिया लिया कि जो हमारी प्रोडक्ट मार्केट है या हमारी फैक्टर मार्केट है उसके अंदर मोनोपोली एलिमेंट है। आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो जनरली मार्केट पर रूल होता है। एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आपको परफेक्ट कंपटीशन मिल जाए, और यहां पर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन लेकर चल रहे हैं। इस बेस के ऊपर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। आखिरी बात है इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स। इसके अंदर शॉर्ट रन को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी गई है। आप ये मानकर चलिए कि हमने कहा कि साहब शॉर्ट रन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होगा, शॉर्ट रन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वो शॉर्ट रन कितना है, वो लॉन्ग रन कितना है? अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो आदमी मतलब बैठकर वेट करता रहे 2 साल 3 साल 4 साल के साहब कब वो ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया अभी कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उधर एक रियलिटी थी जो 1929 से 32 तक चला था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब आदमी बैठा हुआ वेट ही करता रहे उसमें कि साहब कब ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आप ये इस थ्योरी में कहा गया कि लॉन्ग रन में वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वो लॉन्ग रन कितना है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया उसके अंदर। अब वो कहें कि साहब लॉन्ग रन 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने, कितना, कितने दिन में ये ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, और ज्यादातर ये जितने क्रिटिसिज्म है ये सब केन्स की थ्योरी से लिए गए हैं, क्योंकि जब केन्स ने अपनी मॉडर्न थ्योरी दी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें ये सारी चीजों को स्टडी किया गया कि ये चीज प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर केन्स ने अपनी थ्योरी दी थी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, जो हम पीछे एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट आपकी समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।